नमस्कार। आज देश भर में एक ही बड़ा सवाल है कि लॉकडाउन को 3 मई के बाद बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्रियों से तो केंद्र सरकार ने बातचीत की है, हर एक राज्य ने अपनी अपनी राय सामने रखी है, पर अगर आप आंकड़ों को देखें तो लग रहा है कि सरकार संभवतः कुछ ऐसे इलाकों पर फोकस करेगी जहां बहुत सारे कोरोना वायरस के केसेस हैं, वहां लॉकडाउन जारी रहेगा और देश के अन्य भागों में रिलैक्सेशन हो सकता है। अगर आप देखेंगे, देश भर को देखेंगे तो करीब 730 डिस्ट्रिक्ट हैं भारत में और इनमें से 40% ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां कोरोना वायरस हुआ ही नहीं है। तो वहां लॉकडाउन की क्या जरूरत है, यही बड़ा सवाल हम सबके सामने है। और आज अगर आप देखेंगे कि हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या कहा, उन्होंने भी कुछ ऐसे ही आंकड़े हमारे सामने रखे हैं। उन्होंने कहा है कि 80 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां कोई केस नहीं हुआ है 7 दिन के लिए, 40 या 50 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां 14 दिन से कोई केस नहीं हुआ है, 300 डिस्ट्रिक्ट भारत में हैं जहां कोई कोरोना वायरस है ही नहीं, और 300 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां ज्यादा केसेस नहीं है, जहां से अब केसेस की ज्यादा घोषणा नहीं की जा रही है। तो इसका यह मतलब है कि करीब 130 ही ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन पर हमें खास नजर रखनी चाहिए, जो डेंजरस डिस्ट्रिक्ट्स कही जा सकती हैं, और उसके बाद फिर देखना पड़ेगा कि शायद किसी और डिस्ट्रिक्ट में कोरोना वायरस आ जाए, फिर उस पर भी ध्यान रखा जाना जरूरी है। और आज अगर आप देखें तो अमिताभ कांत ने भी कुछ ऐसे आंकड़े हमारे सामने रखे जो साफ दिखाते हैं कि करीब 15 डिस्ट्रिक्ट भारत में हैं जहां से करीब 50% कोरोना वायरस के केसेस सामने आ रहे हैं। अगर आप दिल्ली को देखें तो दिल्ली से ही करीब 12%, पूरे देश के कोरोना वायरस केसेस सिर्फ दिल्ली में हैं 12%, मुंबई 11%, और फिर अगर आप और इलाकों को भी देखें तो अहमदाबाद, इंदौर, जयपुर, पुणे, हैदराबाद, फिर सूरत, चेन्नई, थाने, आगरा, जोधपुर, भोपाल, कुर्नूल और वडोदरा, यही इलाके सामने आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये सब शहरी इलाके हैं। ग्रामीण इलाकों में उतना कोरोना वायरस नहीं है जितना इन शहरों में है। तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि हो सकता है कि 3 मई के बाद इन शहरों पर लॉकडाउन जारी रहे, इन शहरों पर खास नजर रखा जाए। बाकी शहरों पर भी हो सकता है किसी किस्म का लॉकडाउन हो, पर भारत के अन्य इलाकों में छूट पड़ सकती है। क्या सरकार यही करेगी? वो तो देखना चाहिए, पर फिलहाल ये रही आज की सुर्खियां। देश में कोरोना वायरस के बेतहाशा बढ़ते मामलों के बीच मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुड न्यूज दी। उन्होंने कहा है कि 31 मई तक भारत में हर दिन कोरोना के 1 लाख टेस्ट होने लगेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि ऐसा इसलिए मुमकिन होगा क्योंकि कोरोना टेस्ट के लिए जरूरी RT-PCR और एंटीबॉडी टेस्ट किट्स भारत में ही बनने लगेंगे। इसके साथ ही मंत्री जी ने कहा कि देश के 80 जिलों में पिछले 7 दिनों से एक भी कोरोना केस नहीं आया है। देश के 47 जिले ऐसे हैं जहां 14 दिनों से कोविड-19 का कोई नया केस दर्ज नहीं किया गया है। 39 जिलों में 21 दिनों से, तो 17 जिलों में 28 दिनों से कोई नया केस नहीं आया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 300 से ज्यादा जिले कोरोना से प्रभावित नहीं हैं, जबकि देश भर के 129 जिले हॉटस्पॉट हैं। हर्षवर्धन के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा 98.8% रिकवरी रेट केरल का है, जबकि गुजरात का रिकवरी रेट 67.5% है, जो कि बेहद खराब है। कोरोना वायरस के बारे में आए दिन नई नई बातें सामने आ रही हैं। जहां पहले बुखार, खांसी और सांस से जुड़ी कोई तकलीफ होने पर जांच की सलाह दी जाती थी, अब इसके कुछ नए लक्षण भी जुड़ गए हैं। अमेरिका के हेल्थ इंस्टीट्यूट सेंटर फॉर डिजीज एंड प्रिवेंशन ने कोरोना के 6 नए लक्षण के बारे में बताया है, जो संक्रमित व्यक्ति में 2 से 14 दिनों के अंदर नजर आ सकते हैं। तो आइए जाने CDC ने किन नए लक्षणों के बारे में बात की है। ठंड लगना, जैसे आम इन्फेक्शन में सर्दी लगती है। सर्दी के साथ साथ ठिठुरन या जकड़न जैसी परेशानी। व्यक्ति की मांसपेशियों में दर्द होना। तेज सिर दर्द होना भी संक्रमण की आशंका। गले में खराश की समस्या होना। स्वाद या गंध में पहचान की शक्ति में कमी होना। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति में इन 6 नए लक्षणों में से कोई भी लक्षण नजर आए तो नजरअंदाज ना करें और तुरंत जांच कराएं। मंगलवार शाम तक देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 30,000 के पास पहुंच गई।
यह आंकड़ा रहा 29,974 का। बीते एक दिन में 1594 नए मामले सामने आए हैं। 7,027 लोग अब तक रिकवर हो चुके हैं देश भर में इस बीमारी से। तो वहीं मौत का आंकड़ा भी अब 1000 के करीब आता दिख रहा है। 937 लोगों की देश भर में अब तक मौत हो गई है। बीते एक दिन में 51 नई मौतें दर्ज की गई हैं। दुनिया की बात करें तो मंगलवार शाम 5:30 बजे तक दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 30,83,000 के पार चली गई, जबकि मौत का आंकड़ा 2,12,500 के पास रहा। जबकि दुनिया भर में 9,34,000 से ज्यादा लोग अब तक इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। बिहार में राजस्थान के कोटा से छात्रों की वापसी का मामला गर्माता जा रहा है। मंगलवार को राजधानी पटना में लॉकडाउन के दौरान कुछ छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ये सभी छात्र पटना विश्वविद्यालय के गेट पर कोटा में फंसे बिहार के छात्रों को वापस लाने की मांग को लेकर धरने पर बैठने आए थे, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने इन्हें लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच जमकर झड़प भी हुई। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि कोटा में फंसे छात्रों की आवाज सरकार नहीं सुन रही है। बता दें कि राजस्थान के कोटा में लॉकडाउन के कारण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम, बिहार सहित कई राज्यों के बच्चे फंस गए थे, लेकिन बिहार को छोड़कर बाकी सभी राज्यों ने अपने बच्चों को वापस बुला लिया है। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब नीति आयोग में काम करने वाले एक बड़े अधिकारी में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद नीति आयोग की बिल्डिंग को 2 दिन के लिए सील कर दिया गया है। बिल्डिंग को सैनिटाइज करने का काम भी किया जा रहा है। नीति आयोग ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। ट्वीट में लिखा गया है कि आयोग स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है। साथ ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए अधिकारी के संपर्क में आए सभी लोगों को सेल्फ क्वारंटीन में रहने को कहा गया है। राष्ट्रपति भवन के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में भी कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के एक कर्मचारी में संक्रमण की पुष्टि हुई, जिसके बाद यहां के 2 रजिस्ट्रार को भी होम क्वारंटीन में भेज दिया गया है। खबरों की माने तो ये कर्मचारी पिछले सप्ताह 2 बार सुप्रीम कोर्ट गया था। अब पता लगाया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव कर्मचारी के संपर्क में कितने और कौन लोग आए थे। हालांकि कोरोना वायरस से बचने के लिए कोर्ट की कार्रवाई 27 मार्च से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है, लेकिन तमाम एहतियात के बावजूद सुप्रीम कोर्ट भी इस संक्रमण से अछूता नहीं रहा। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर एक बार फिर कोरोना संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि रांची के रिम्स में जो डॉक्टर उनकी रोजाना जांच करते हैं वो खुद कोरोना संदिग्ध हैं। दरअसल लालू की जांच डॉक्टर उमेश प्रसाद करते हैं। उनके वार्ड में एक दूसरे मरीज को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद से अस्पताल में हड़कंप मच गया। इस खबर के बाहर आते ही डॉक्टर उमेश प्रसाद को क्वारंटीन कर दिया गया है। साथ ही डॉक्टर उमेश प्रसाद के साथ साथ मेडिसिन विभाग के 22 सीनियर डॉक्टर, पीजी छात्र और कर्मियों ने भी जांच के लिए अपना सैंपल दिया है। संभावना है कि लालू प्रसाद यादव का भी सैंपल लिया जाए। कोरोना वायरस से ठीक हुए मरीज अब अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, ताकि इस वायरस से जूझ रहे दूसरे मरीजों के इलाज में सहायता मिल सके। दिल्ली समेत कई राज्यों ने इस तकनीक के जरिए मरीजों का इलाज शुरू कर दिया है, लेकिन आईसीएमआर की तरफ से इस थेरेपी को अभी अप्रूव नहीं किया गया है। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि कोरोना वायरस के इलाज को लेकर अभी दुनिया में कोई अप्रूव थेरेपी नहीं है, प्लाज्मा थेरेपी भी नहीं। ये भी अभी प्रयोग के स्तर पर ही है। इसको लेकर कोई सबूत नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अमेरिका में भी इसे एक्सपेरिमेंट के रूप में ही लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि आईसीएमआर ने एक नेशनल स्टडी को लॉन्च किया है। इसके तहत प्लाज्मा थेरेपी के प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा। कोरोना संकट के बीच सरकार के लाख अपील के बावजूद कुछ नेता सद्भाव बिगाड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब यूपी के बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी ने भी ऐसा ही एक बेतुका बयान दिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में बीजेपी विधायक कुछ लोगों से कह रहे हैं कि मैं खुलेआम बोल रहा हूं कि इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी मुसलमान के यहाँ से सब्जी ना खरीदे। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैं सबको बोल रहा हूँ ओपन में, कोई भी मियाँ के यहाँ से सब्जी नहीं लेना। यूपी के देवरिया जिले के बरहज विधानसभा सीट से विधायक सुरेश तिवारी का ये वायरल वीडियो 4-5 दिन पहले का बताया जा रहा है। इससे पहले जमशेदपुर में फलों की दुकान पर विश्व हिंदू परिषद के पोस्टर की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें हिंदू फल दुकान लिखा गया था, जिसके बाद जमशेदपुर पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया था।
महाराष्ट्र के बाद अब यूपी में भी 2 साधुओं की हत्या की वारदात सामने आई है। खबरों के मुताबिक बुलंदशहर में पगोना गांव के एक मंदिर परिसर में सो रहे 2 साधुओं की सोमवार रात हत्या कर दी गई। हत्या का खुलासा तब हुआ जब मंगलवार सुबह ग्रामीण मंदिर पहुंचे और साधुओं के शव को देखा। इस पूरे वारदात के लिए ग्रामीणों ने एक शख्स पर आरोप लगाया और उसकी पिटाई कर दी। बाद में पुलिस ने आरोपी को अपनी कस्टडी में ले लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। देश भर में महाराष्ट्र में ही सबसे अधिक संख्या में पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इसी के मद्देनजर अब उद्धव सरकार ने मुंबई में 55 साल से ज्यादा उम्र के पुलिसकर्मियों की ड्यूटी नहीं लगाने का फैसला किया है। बता दें कि यहां बीते 3 दिनों में 3 पुलिसकर्मियों की कोरोना से मौत हो गई है। मरने वाले तीनों पुलिसकर्मी की उम्र 55 साल से ज्यादा थी। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिया है कि 55 साल से ऊपर के सभी पुलिसकर्मी घर पर ही रहेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी के मुताबिक भी 55 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। दिल्ली में कोरोना मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी कामयाब हो रही है, जिसकी वजह से इस बीमारी से ठीक हुए मरीज अब अपना प्लाज्मा दान कर रहे हैं। खास बात यह है कि जिस तबलीगी जमात को पहले निशाना बनाया गया था, वे अब प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जमात से जुड़े 300 से ज्यादा मरीजों ने ठीक होने के बाद प्लाज्मा दान करने की इच्छा जताई है। वहीं रविवार और सोमवार को करीब 10 जमातियों ने अपना प्लाज्मा भी दान किया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में ठीक हो चुके मरीजों के प्लाज्मा से कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। बता दें कि जमात के सदस्य निजामुद्दीन में जलसे में शामिल हुए थे और जांच में इनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। एक तरफ जहां देश कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में जरूरतमंदों का पेट भरा जा रहा है। इस अनोखी पहल के लिए दिल्ली पुलिस ने भी कुछ अनोखे अंदाज में ही धन्यवाद किया। पुलिस टीम ने सायरन बजाते हुए गुरुद्वारे की परिक्रमा की। इसके अलावा पुलिस ने गुरुद्वारे के लंगर में अपनी तरफ से सेवा भी दी। दिल्ली पुलिस के इस अंदाज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि उनका काम असाधारण है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्वीकार किया है कि उसने 50 टॉप विलफुल डिफॉल्टर्स के 68,607 करोड़ रुपए के कर्ज माफ कर दिए हैं। इसमें फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का भी नाम शामिल है। ये जानकारी एक आरटीआई के सवाल के जवाब में सामने आई। आरटीआई एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने रिजर्व बैंक से टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट के साथ फरवरी महीने तक उनके कर्ज के स्टेटस की मांग की थी। गोखले का कहना है कि उन्होंने ये आरटीआई इसलिए लगाई क्योंकि बीते संसद सत्र में राहुल गांधी के पूछे सवाल का जवाब वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री ने नहीं दिया था। टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर आईटी बुनियादी ढांचे, बिजली, सोने हीरे के आभूषण, फार्मा आदि सहित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं।